सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में अमर है। वो थे एक अडिग इरादे वाले इंसान, एक सच्चे राष्ट्रभक्त, एक करिश्माई नेता जिन्होंने लाखों लोगों के दिलों में आजादी की मशाल जलाई। एक अमीर बंगाली परिवार में जन्मे नेताजी, जैसा कि उन्हें प्यार से बुलाया जाता था, वो एक आरामदायक जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद को एक बड़े मकसद के लिए समर्पित कर दिया, भारत की आजादी। उनकी जिंदगी इसी मकसद के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। नेताजी का देशभक्ति का जज्बा उनके हर काम में दिखता था। वो भारत की पूर्ण स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे। इसी वजह से उनका महात्मा गांधी के अहिंसावादी तरीके से मतभेद था। हालांकि वो गांधी जी का सम्मान करते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ज्यादा सक्रिय विरोध की जरूरत है। भारत की आजादी की लड़ाई में नेताजी का सफर अद्भुत था। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में आगे बढ़ते गए। वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख आवाज बन गए। उन्होंने पूर्ण स्वराज की वकालत की। उन्होंने हर मोड़ पर ब्रिटिश राज को चुनौती दी। उनके जोशीले भाषण लोगों के दिलों तक पहुंचते थे। उन्होंने युवा भारतीयों के दिलों में आग लगा दी। उन्होंने नेताजी में एक ऐसा नेता देखा जो पूरी आजादी की उनकी चाहत को समझता था। उनका संदेश साफ था, भारत का भविष्य उसके अपने हाथों में है। नेताजी एक्शन लेने वाले इंसान थे। वो सिर्फ उपदेश नहीं देते थे, वो खुद उदाहरण बनते थे। भारत की आजादी के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें अपार सम्मान दिलाया। वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उम्मीद और प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। 1940 में दूसरे विश्व युद्ध के चरम पर नेताजी ने एक साहसिक कदम उठाया। वो भारत में नजरबंदी से भाग निकले। उनका ये पलायन साहस और दृढ़ संकल्प की कहानी है। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्थन की तलाश में हजारों मील का सफर तय किया। वो जर्मनी पहुंचे और धुरी राष्ट्रों से मदद मांगी। उनका मानना था कि भारत का दुश्मन उसका दोस्त हो सकता है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवादियों का एक समूह फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। उनका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करना था। धुरी राष्ट्रों के साथ नेताजी का गठबंधन रणनीतिक था। उनका मानना था कि एक कमजोर ब्रिटेन जो एक विश्व युद्ध में उलझा हुआ है, भारत के लिए एक अवसर प्रस्तुत करता है। हालांकि ये कदम आज तक विवादास्पद है। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने वाला था, नेताजी जापानी कब्जे वाले फॉर्मोसा, जो अब ताइवान है, में एक विमान में सवार हुए। वो मंचूरिया जा रहे थे। उनका लक्ष्य युद्ध के बाद की दुनिया में भारत के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेताजी को मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि उनकी मृत्यु की खबर पर लोगों को यकीन नहीं हुआ। भारत में बहुत से लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि उनके प्यारे नेता अब नहीं रहे। कथित दुर्घटना से जुड़ी परिस्थितियां रहस्य से घिरी हुई थीं। इसने कई तरह की अटकलों को हवा दी। घटनाओं के आधिकारिक संस्करण में कहा गया है कि नेताजी की दुर्घटना में लगी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। हालांकि एक शव न होना, चश्मदीद गवाहों के बयानों का अलग अलग होना और गुप्त दस्तावेजों ने अटकलों को और बढ़ावा दिया। क्या वाकई में ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंत था? आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में हुई थी। विमान, जो एक जापानी बॉम्बर था, ताइहोकू से, जिसे अब ताइपे के नाम से जाना जाता है, मंचूरिया के डैरेन, जो वर्तमान में डालियान है, के लिए उड़ान भर रहा था। घटनाओं के इस संस्करण के अनुसार विमान उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार दुर्घटना के परिणाम स्वरूप आग लग गई। नेताजी जलते हुए मलबे से बचने की कोशिश करते समय गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। हालांकि यह कहानी विसंगतियों से भरी हुई है। एक शव का न होना, दुर्घटना के बारे में अलग अलग बयान और बाद में हुई जांचों ने आधिकारिक कहानी पर संदेह पैदा किया है। दुर्घटना को लेकर रहस्य समय के साथ और गहरा होता गया है, जिससे बहुत से लोगों का मानना है कि नेताजी शायद बच गए होंगे। शोधकर्ताओं और इतिहासकारों द्वारा विमान दुर्घटना की आधिकारिक कहानी को चुनौती दी गई है। चश्मदीद गवाहों के बयानों में विसंगतियां, नेताजी के अवशेषों के बारे में निर्णायक सबूतों का अभाव और घटना को लेकर गोपनीयता ने संदेह को और बढ़ावा दिया है।
कुछ शोधकर्ताओं का तर्क है कि विमान दुर्घटना का नाटक किया गया था। उनका मानना है कि यह नेताजी को सुरक्षित स्थान पर भागने देने के लिए एक चाल थी। उस समय का राजनीतिक माहौल जापान की आसन्न हार और भारत के भविष्य को लेकर अनिश्चितता के साथ इस सिद्धांत को बल देता है। इस संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है कि नेताजी दुर्घटना में बच गए होंगे और छिपकर रह रहे होंगे। एक पारदर्शी जांच का अभाव और महत्वपूर्ण जानकारी को दबाने से रहस्य और भी गहरा गया है। भाग 7 सोवियत एंगल। नेताजी के लापता होने के इर्द गिर्द सबसे दिलचस्प सिद्धांतों में से एक सोवियत संघ में उनकी कथित उपस्थिति है। कुछ का मानना है कि नेताजी मित्र देशों की सेनाओं द्वारा कब्जा किए जाने के डर से जापान के पतन के बाद सोवियत संघ में शरण ली थी। इस सिद्धांत को इस तथ्य से बल मिलता है कि रूस ने सोवियत संघ के पतन के बाद भी नेताजी से संबंधित फाइलों को अवर्गीकृत नहीं किया है। रूसी पक्ष की ओर से पारदर्शिता की कमी ने अगस्त 1945 के बाद नेताजी के ठिकाने के बारे में अटकलों को हवा दी है। इस सिद्धांत के समर्थकों का तर्क है कि नेताजी, जो एक जाने माने समाजवादी थे, ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखने के लिए सोवियत संघ से समर्थन मांगा होगा। उनके द्वारा कैद किए जाने या सोवियत संघ द्वारा नजरबंद रखे जाने की संभावना का भी सुझाव दिया गया है। भाग 8 गुमनामी बाबा थ्योरी। 1970 के दशक में सामने आया एक और सम्मोहक सिद्धांत गुमनामी बाबा का था। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाला यह एकांत प्रिय पहोली मैन छिपे हुए नेताजी थे। चश्मदीद गवाहों, जिनमें से कुछ नेताजी को व्यक्तिगत रूप से जानते थे, ने दावा किया कि गुमनामी बाबा का स्वतंत्रता सेनानी से असाधारण सादृश्य है। इस सिद्धांत को उस समय गति मिली जब भारत सरकार द्वारा गठित मुखर्जी आयोग ने विमान दुर्घटना के सिद्धांत में विसंगतियां पाईं, जबकि आयोग ने गुमनामी बाबा के पहलू को खारिज कर दिया। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि सबूतों की ठीक से जांच नहीं की गई। गुमनामी बाबा के लेखन का हस्तलेखन विश्लेषण, नेताजी के परिवार के सदस्यों के साथ उनकी पहचान और अंतर्राष्ट्रीय मामलों का उनका विशाल ज्ञान इस सिद्धांत को जीवित रखता है। गुमनामी बाबा का रहस्य अनसुलझा है, जो नेताजी के लापता होने की पहेली में एक और परत जोड़ता है। भाग 9 सच्चाई की अंतहीन तलाश। नेताजी के लापता होने का रहस्य भारतीय कल्पना को मोहित करता रहता है। कई आयोगों और जांचों के बावजूद सच्चाई मायावी बनी हुई है। एक निर्णायक कथा की कमी ने अन्याय की भावना और बंद होने की लालसा पैदा की है। नेताजी से जुड़े दस्तावेजों को अवर्गीकृत करने के लिए भारत और विदेशों में सरकारों की अनिच्छा से सच्चाई की तलाश बाधित हुई है। उनके लापता होने को लेकर गोपनीयता ने रहस्य को और गहरा कर दिया है, जिससे उत्तरों से ज्यादा सवाल खड़े हो गए हैं। नेताजी के भाग्य के बारे में सच्चाई का पता लगाने की लड़ाई पारदर्शिता और जवाबदेही की लड़ाई बन गई है। ये ऐतिहासिक संशोधनवाद के खिलाफ लड़ाई है और सच्चाई की मांग है, चाहे वह कितनी भी असहज क्यों न हो। भाग 10 नेताजी की विरासत, पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा। उनके लापता होने के रहस्य के बावजूद एक स्वतंत्रता सेनानी और एक दूरदर्शी नेता के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत बेदाग है। उनका साहस, भारत की आज़ादी के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और यथास्थिति को चुनौती देने की उनकी इच्छा शक्ति भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए नेताजी का आह्वान, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। औपनिवेशिक शासन से मुक्त एक मजबूत और स्वतंत्र भारत का उनका सपना उन लोगों के बलिदानों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया था। नेताजी का जीवन और उनका रहस्यमय ढंग से लापता होना बहस और चर्चा का विषय बना हुआ है। उनकी कहानी इतिहास की जटिलताओं और सच्चाई और न्याय की तलाश के महत्व की याद दिलाती है। भाग 11 निष्कर्ष। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता होने का रहस्य 20वीं सदी की सबसे स्थायी पहेलियों में से एक है। निर्णायक सबूतों का अभाव, विरोधाभासी वृत्तांत और घटना को लेकर आधिकारिक गोपनीयता ने 7 दशकों से अधिक समय से बहस को जीवित रखा है। चाहे वह एक विमान दुर्घटना में मारे गए हों, छिपकर जीवन में बच गए हों या किसी अज्ञात भाग्य का सामना किया हो, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के पंथ में नेताजी का स्थान सुरक्षित है। उनकी विरासत प्रेरित करती रहती है। उनका जीवन दृढ़ विश्वास और स्वतंत्रता की अटूट भावना का प्रमाण है।
नेताजी के लापता होने के बारे में सच्चाई की तलाश उनके प्रति स्थायी प्रेम और सम्मान का प्रमाण है। यह बंद होने, न्याय के लिए और एक राष्ट्र के अपने सबसे महान सपूतों में से एक के भाग्य को जानने के अधिकार की खोज है।